आज हमारे आंतरिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव यानी आज आत्मज्ञान का दिन है। आज हम पूरी तरह आत्मा को जान पाएंगे कि ये है क्या। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है और मैं तत्वबोध की सहायता से अपने आप को जानने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मंगलाचरण कर लें। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे, माइंड मैपिंग की सहायता से बात करेंगे ताकि शब्दों का प्रयोग कम हो और डायग्राम से हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह विषय को समझें। पंचकोश का आखिरी 2 लेयर है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और उसके पार तो आत्मा का दर्शन है। तो चलिए विज्ञानमय कोश समझते हैं। विज्ञानमय कोश मुख्यतः इंटेलेक्ट है, बुद्धि। बुद्धि को ज्ञानमय कोश कहते हैं। बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी मौजूद हैं, सम्मिलित हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि इंफॉर्मेशंस तो ये सेंस ऑर्गन्स ही कलेक्ट करेंगी। बाह्य जगत से सारे इंफॉर्मेशंस ये ज्ञानेंद्रियां ही कलेक्ट करती हैं। तो विज्ञानमय कोश में बुद्धि और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बुद्धि जो है वह मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। ज़्यादा जैसे जैसे हम लोग अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, कोश के एक कोश के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, आप पाइएगा कि कोश और पावरफुल होता चला जा रहा है। यह बुद्धि और मन में ये फर्क है कि मन उसी दुनिया में विचरण करती है जो उसे ज्ञात है, लेकिन बुद्धि अपने पुरानी स्मृति के आधार पर वो प्रेजेंट व्यक्ति, विचार, सिचुएशन के अनुसार वह बुद्धि निर्णय ले सकती है, जो कि मन नहीं कर सकता है। तो बुद्धि जो है वो ज़्यादा सूक्ष्म है मन से। इसे एक उदाहरण के स्वरूप हम समझें। मान लीजिए कि किसी जलती चिंगारी पर हमारा पैर पड़ गया। इमीडिएट रिएक्शन होगा कि हम पैर वहाँ से हटा लें, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अचानक नहीं हो गई। पैर चिंगारी पर पड़ा तो जो भी सेंस ऑर्गन ने महसूस किया, उस इंफॉर्मेशन को मन ने बुद्धि के सामने प्रस्तुत किया। बुद्धि अपने पुराने अनुभव और प्रेजेंट अनुभव दोनों को मिलाकर वह निर्णय देती है, आदेश देती है मन को कि पैर को फौरन वहाँ से हटा लिया जाए, यह शरीर के लिए हानिकारक है। मन निर्णय नहीं ली, उसने बुद्धि से आदेश लिया और उन मांसपेशियों को, पैर के मांसपेशियों को सूचित कर दिया कि पैर वहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक है, और तब हम पैर हटाते हैं। इसलिए बुद्धि जो है वो विज्ञानमय है। विज्ञानमय मतलब क्या? जो तर्क कर सकता है। विज्ञान क्या है? हम लोग जो अभी पढ़ने बैठे हैं कि हमारा
सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है। कैसे हम लोग साबित करेंगे कि ये वैज्ञानिक है? जब यह तर्क पर खरा उतरेगा, कोई भी इसे स्वीकार करेगा कि हाँ ये तो तर्क संगत बातें हो रही हैं, तो उसी को वैज्ञानिक कहते हैं। यह तर्क करने की क्षमता बुद्धि को है। एक बार आपको याद होगा कि एक एपिसोड में हमने बुद्धि और विवेक में फर्क बतलाया था। वह विवेक जो है वो और उच्चतर बुद्धि है, वो उचित अनुचित का भी ज्ञान रखती है। बुद्धि जो है वह सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर काम करता है। लेकिन वही बुद्धि अगर वैज्ञानिक हो जाए, अगर शोध करे, अगर आविष्कार करे, ये बुद्धि का काम है। वो आविष्कार कर सकती है, वो नई नई चीज़ों को खोज सकती है, वह लोगों से जानकारी इकट्ठा कर सकती है। यह सब बुद्धि का काम है। लेकिन विवेक उससे भी ऊपर बैठा रहता है कि जानकारियां तो तुमने बहुत इकट्ठा कर ली अपने सेंस ऑर्गन के मदद से, अपने पूर्व अनुभव के मदद से, अपने शोध के आधार पर तुमने जानकारियां तो बहुत इकट्ठा कर ली। अब इस पर टिप्पणी करने के लिए विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा विज्ञान इसी तरह डेवलप्ड है कि हम विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो हमारा बुद्धि या विवेक यह सब निश्चयात्मिका है, ये निश्चय करती है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जबकि मन जो है वो संशयात्मिका है, वो कोई निर्णय नहीं लेती है। मन के हिसाब से चलें तो सीधे नरक ले जाए। तो इस प्रकार हम फर्क देखते हैं कि बुद्धि और विवेक और मन, इसमें क्या फ़र्क है। और हम यह भी जान गए कि विज्ञानमय कोश किन किन अवयवों से बना है। इसमें मन है, इसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसमें हमारी बुद्धि है। मेनली रोल इसमें बुद्धि का है। मन जो है वो तो बुद्धि के पीछे पीछे चलती है, वो पीछे पीछे चलती है। बुद्धि किसी नई चीज़ों का खोज करता है, आविष्कार करता है, जानता है, उसके बाद पीछे से मन आता है, हाँ मुझे ये भी चाहिए। चाहे बुद्धि कोई नई चीज़ का खोज करती है, जानकारी प्राप्त करती है, तो मन कहता है नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो पीछे पीछे चलती है बुद्धि के। तो विज्ञान में कोश मूलतः हमारी बुद्धि है। ये और बात है कि बुद्धि की सहायता हमारे ज्ञानेंद्रिय करते हैं और हमारा मन करता है। दे आर जस्ट हेल्पर्स। अब समझते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश आत्मा का निकटतम पड़ोसी है और यह मुख्यतः कारण शरीर है जहाँ सुख ही सुख है। आनंदमय कोश यह आखिरी कोश है, लास्ट लेयर। ये कारण शरीर में है क्योंकि कारण शरीर में ही हमें सबसे ज़्यादा सुख या आनंद मिलता है। हम अमीर हैं चाहे गरीब हैं, हम रोगी हैं चाहे निरोगी हैं, लेकिन मैक्सिमम हैप्पीनेस अगर कहीं है तो कारण शरीर में है। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो ये लेवल मैक्सिमम रहता है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ी है कि हम अचेतन रहते हैं, हमें चेतना नहीं है, हमें ज्ञान भी नहीं है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। यह ज्ञान हमें तब होता है जब हम जगते हैं कि हम बहुत सुख से सोए थे। तो यह सुख जो है, यह आनंद जो है, इसका लेवल जो है वो आत्मा के आनंद से लोअर है।
इसे मैं लोअर लेवल इसलिए कह रही हूँ कि जब हमें चेतना ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा लेवल इससे हायर मिलता है जहाँ के आनंद भी है और चेतना भी है, तो सोचिए वो डेफिनेटली इससे हायर लेवल का है। यहाँ तो हम अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, भले ही सुख मिल रहा है, तो चलिए इससे एक लेवल ऊपर का सुख देखते हैं। सुख 3 प्रकार के होते हैं, उसकी 3 वृत्तियाँ होती हैं। एक वृत्ति है, पहली वृत्ति प्रिय वृत्ति। ये प्रिय वृत्ति क्या है कि जब हम किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें सुख मिलता है, तो वह प्रिय वृत्ति है। जैसे कि मुझे आम पसंद है तो मैं आम के बारे में अगर सोचती भी हूँ, उसके स्वाद के बारे में भी सोचती हूँ, तो मुझे सुख मिलता है, तो इसे कहेंगे प्रिय वृत्ति। दूसरी वृत्ति है मोद वृत्ति। यह मोद वृत्ति है जब वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर मुझे आम मिल गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो इसे कहते हैं मोद वृत्ति। उसके बाद तीसरी वृत्ति है प्रमोद वृत्ति। यह है जब हमारे सेंस ऑर्गन्स उस सुख का अनुभव कर लेते हैं, तो उसे प्रमोद वृत्ति कहते हैं। यानी उस आम को अगर हम चख लें, अगर खा लें, स्वाद लें, तो वो जो वृत्ति मुझे होगी सुख की, वह प्रमोद वृत्ति होगी। लेकिन मैंने कहा ना कि ये आत्मा का सुख इससे भी हायर लेवल का है। ये हुआ लौकिक, और उसे कहेंगे पारलौकिक, विच इज हायर देन दिस लेवल। कारण शरीर का आवरण हटेगा, अचेतन अवस्था हटेगी, और चेतन अवस्था में इस अलौकिक सुख का जो अनुभव होगा उसे कहते हैं परम आनंद, हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। इन इंग्लिश यू कॉल इट ब्लिस। तो हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए साधन कुछ भी नहीं था। साधन बस 3 डेफिनेशन हम लोगों को पता था कि यह सत है और चित्त है और आनंद है। तो आनंद यहाँ मैक्सिमम है, इसका ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं बार बार सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करती हूँ, ये थोड़ा मोनोटोनस हो गया है। मैं इस शब्द को अब चेंज करके कोई और वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ। सूक्ष्म का अर्थ होता है फाइन, इंग्लिश में उसको सटल भी कहते हैं। सटल जिसमें SUBTLE, बी साइलेंट होता है, तो ये और सटल है। सटल यानी हल्का और भी रिफाइंड है। तो जैसा कि हम लोग ईच लेयर को एनालाइज करते आए हैं, ईच लेयर इज फाइनर देन इट्स प्रीवियस लेयर। अब इसका निकटतम पड़ोसी तो आनंदमय कोश, यानी वह कारण शरीर की अवस्था जबकि हम अचेतन हैं। सुख है, मैक्सिमम सुख है, उससे ज़्यादा सुख और कहीं नहीं है, लेकिन ये उससे भी एक स्टेज आगे है। तो ये हुआ परमानंद की स्थिति, जो कि आत्म तत्व में प्राप्त होती है, विच इज़ एवरलास्टिंग, और इसे इंग्लिश में ब्लिस कहते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्यों कहा गया? हाईएस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इसके बाद अब कोई विकल्प नहीं है। जब आम के बारे में हम सोचे, अच्छा लगा, सुख मिला, लेकिन मेरे पास विकल्प था कि मिल जाए। जब मिल गया तो और ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन उस समय भी मेरे पास विकल्प था कि अब ज़रा खा के देखें। जब खा लिए तो और भी ज़्यादा खुशी मिली, यानी द हैप्पीनेस इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन जब
हम आत्मदर्शन कर लेते हैं, उसके बाद और कोई विकल्प ही नहीं रहता। दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल वेयर देयर इज़ नो डिज़ायर, नथिंग मोर टू नो। दैट इज़ द फाइनेस्ट लेयर विच वी हैव रीच्ड। यह आनंदमय कोश का पड़ोसी है। तो आनंदमय कोश के बाद क्या है? परम आनंद, वो आत्मदर्शन है। ये जर्नी, ये यात्रा हमारी यहाँ समाप्त हो रही है, लेकिन अब एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है। वो क्या है? वो अब आत्मा के तत्वों को अब एनालाइज करेंगे। अभी तक तो मोटा मोटी हम लोग जानते थे कि सत है, चित है, आनंद है। अब अपनी एनालिसिस तो हमने कर ली, अब आत्मा की एनालिसिस हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, प्रयास करते रहिए, चिंतन और साधना दोनों करते रहिए। धन्यवाद।